हेलो एवरीवन, चलो बात करते हैं हम अपने टॉपिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभों की। तो शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका अत्यंत प्रभावकारी दृष्टिकोण बनाती जा रही है। प्रायः विद्यालय प्रबंधन विकेंद्रीकरण तथा लोकतांत्रिकता पर आधारित होता है। शिक्षा में ऐसे कहेंगे, शिक्षा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी से क्या क्या लाभ हो रहे हैं, इसकी हम आज चर्चा आप लोगों से कर रहे हैं। तो सबसे पहले लाभ की बात करते हैं। सबसे पहले लाभ में आता है संसाधनों के समन्वय में सहायक। एक अच्छे विद्यालय को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों के बीच सामंजस्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। यह कार्य आज संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा पूरा किया जा सकता है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, उत्तरदायित्व की भावना का विकास। क्या इसमें हो सकता है? जैसे संचार प्रौद्योगिकी की प्रमुख विशेषता पारदर्शिता बनाए रखने की होती है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक विद्यालयी कर्मचारी का क्षेत्र निश्चित होता है कि उसको कौन सा कार्य करना है तथा उसको अपने उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए प्रबंध द्वारा कुछ उत्तरदायित्व भी सौंपे जाते हैं। और उत्तरदायित्व तभी पूर्ण किए जा सकते हैं जब उस अधिकारी कर्मचारी को कार्य से संबंधित अधिकार प्राप्त होते हैं। अधिकार हमने दे दिए उसको, लेकिन हमने कुछ काम करने के लिए दिया है, क्या ये पहले देख लेना चाहिए क्या उसके पास अधिकार है काम करने का। अधिकार है तब तो हम दे सकते हैं उसको कार्य करने के लिए, और वो अपने उत्तरदायित्व को बखूबी निभा भी सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए प्रबंधन को। आगे है अगले लाभ की बात करते हैं, लक्ष्य प्राप्ति हेतु नियंत्रण की आवश्यकता। विद्यालय प्रबंधन में स्वेच्छाचारिता एवं निरंकुशता को रोकने के लिए लक्ष्य प्राप्ति में नियंत्रण की आवश्यकता अत्यंत आवश्यक तथ्य माना जाता है। प्रबंधन द्वारा निरीक्षण करके आवश्यकता अनुसार अपने सुझाव देने में वर्तमान में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सशक्त माध्यम बन गया है। विचारों की अगले अगर हम बात करते हैं लाभ के, विचारों की स्वतंत्रता। आज विचारों की स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया जाता है हर जगह, क्योंकि हमारे संविधान में भी है कि हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है, स्वतंत्रता पूर्वक अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति से उसके विचार जानने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि विद्यालय संबंधी नीतियाँ एवं नियमों के निर्धारण में विचार स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट करने का अधिकार है। संचार की प्रक्रिया में विचारों का आदान प्रदान होता है। विद्यालय प्रबंधन से संबंधित सभाओं में प्रत्येक विचार जानकर ही अंतिम निर्णय तक पहुंचा जा सकता है, जिससे विभिन्न विद्वानों के विचारों का लाभ विद्यालय के शैक्षिक प्रबंधन को प्राप्त होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, समानता लाना। विद्यालय प्रबंधन में समानता का सिद्धांत अपनाकर सबको समान रूप से कार्य का वितरण करना होता है। अधिकार के संबंध में भी समानता का दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। संचार में जब व्यक्ति किसी के विचारों को सुनता है तो समान रूप से वह दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों से अवगत कराता है। प्रबंध में समानता का सिद्धांत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा जन सामान्य के स्तर तक पहुंचाया जा रहा है। धीरे धीरे यही विचार एक सिद्धांत के रूप में विकसित होते हैं, जिसका प्रयोग विद्यालय प्रबंधन में किया जा रहा है।
अतः विद्यालय प्रबंधन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का योगदान महत्वपूर्ण है। अगले हम लाभ की बात करते हैं, सहयोग की भावना का विकास। विद्यालय प्रबंधन में सहयोग की भावना का प्रमुख कार्य होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को सहयोग से एक दूसरे के साथ मिलकर के ही काम करना पड़ता है। विद्यालय सहयोग से ही चलता है। अगर हम अच्छे संचालन की बात करें विद्यालय में, तो विद्यालय का अच्छे सुचारू रूप से संचालन तभी हो सकता है जब एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना हो। तो जब एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होती है, एक का काम दूसरा सहयोग देकर करा देता है, तो इसमें क्या है, सहयोग की भावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग सहयोग देने लगते हैं कि वो एक फैमिली के रूप में हो जाता है, एक दूसरे को अपनी फैमिली मेंबर्स मानने लगते हैं। अगली बात करें सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षण का लाभ। प्रत्येक विद्यालय में शैक्षिक प्रबंधन के समय ये ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक शैक्षिक नीति एवं नियम हमारी सभ्यता संस्कृति का संरक्षण करते हों। ऐसा तो नहीं है कि हमारी सभ्यता एवं संस्कृति से हट करके कुछ जो है चीज़ें सामने हो रही हैं, है ना। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम में अगर हमें गीत संगीत नाटक आदि जोड़ने हैं, तो ये ध्यान रखना है कि हमें वही संगीत जोड़ना है, वही हमें कला और नाटक जोड़ने हैं जो हमारी कला संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो हमारी कला संस्कृति के बारे में हमको उनका जो दृश्य प्रदर्शित करते हों, सभ्यता के बारे में हमको बताते हों, जो हमारी संस्कृति के बारे में हमको बताते हों, तो हमें उसी प्रकार के नाटक संगीत आदि को जोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ें हम जो भी चीज़ें सामने आए सबको जोड़ते चले जाएं। दूसरी चीज़ सत्य अहिंसा। सत्य अहिंसा एक नाम सुनते हैं सभी लोग। सत्य अहिंसा जो नाम है वो किनसे जुड़ा हुआ है? एग्जाम्पल के रूप में जब एग्जाम्पल दिया जाता है तो महात्मा गांधी का नाम सामने आता है कि सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी थे। अगर आम व्यक्ति आम पर्सन अगर सत्य अहिंसा का कोई कार्य कर रहा है, उसके मार्ग पर चल रहा है, तो हम उसका एग्जाम्पल ना दे करके महात्मा गांधी का एग्जाम्पल्स देते हैं, क्योंकि वो क्या हो गए हैं, वो हमारी संस्कृति को या हमारी संस्कृति में योगदान देने वाले हो गए। हमारी संस्कृति में सत्य अहिंसा को जोड़कर उसका संरक्षण करने के लिए हमको बताया गया है कि सत्य अहिंसा जो है हमारी कल्चर से जुड़ा हुआ है, हमें उसका संरक्षण करना चाहिए, जो हमें महात्मा गांधी के द्वारा प्राप्त हुआ। अगला है कार्य का विभाजन संबंधी लाभ। कार्य का विभाजन करते समय व्यक्ति की योग्यता एवं उसकी रुचि का विद्यालय प्रबंध में ध्यान रखा जाता है। व्यक्ति को रुचि एवं योग्यता में ज्ञान का आधार संचार प्रौद्योगिकी की व्यवस्था ही होती है, क्योंकि जब तक हम किसी व्यक्ति के विचारों के बारे में विचारों के बारे में नहीं जानते, तब तक हम उसकी रुचि के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अतः एक योग्य व्यक्ति की रुचियों का पता लगाने के लिए उसके साथ संचार प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया का होना अनिवार्य है। जैसे साक्षात्कार के द्वारा योग्य व्यक्ति का चुनाव संचार प्रौद्योगिकी प्रक्रिया का सबसे उत्तम उदाहरण है, क्योंकि हमको इस तथ्य का ज्ञान तभी हो पाएगा जब हम संबंधित व्यक्तियों से विचार विमर्श करेंगे। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं किसी व्यक्ति से, तब हमें उसके व्यक्ति के बारे में, उसके आचरण के बारे में, उसकी रुचि के बारे में, उसकी योग्यता के बारे में पता चलता है। तो ये तो आपके हो गए जो लाभ थे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ थे। अब हम बात करते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की बाधाएं। कौन कौन सी ऐसे अटकलें आती हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में कम्युनिकेशन करते समय, किसी सूचना को आदान प्रदान करते समय कौन कौन सी मुश्किलें होती हैं, कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं जो बीच में अवरोधक का काम करती हैं।
देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को प्रभावी रूप से प्रयोग करने के लिए व्यक्ति को उसकी बाधाओं से अवगत होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि हमें पता जब चल जाता है कि कौन कौन सी बाधाएं आने वाली है तो हम सचेत हो जाते हैं उस बाधा के लिए, उस बाधा की समाधान भी खोज लेते हैं कि अगर ये समस्या आती है तो इसका समाधान क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बाधाओं की बात करते हैं, कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। एक विद्वान हुए प्रोफेसर थियो हैमन ने संचार की बाधाओं को 4 प्रकारों में बांटा है। पहला इन्होंने बताया है कि संगठनात्मक संरक्षण संबंधी बाधा, दूसरा स्थिति एवं पद संबंधी बाधा हो सकती है विद्यालय प्रबंधन में, कम्युनिकेशन में, सूचना कम्युनिकेशन में, तीसरी हो सकती है भाषा संबंधी बाधा, और चौथी उन्होंने बताई है कि परिवर्तन संबंधी बाधा भी हो सकती है सूचना एवं संचार संप्रेषण में। ठीक, तो ये हो गया। एक और विद्वान हुए हैं मैकफारलैंड के अनुसार इन्होंने भी कुछ बाधाएं बताई हैं। इन्होंने भी 4 बाधाओं को बताया है कि 4 बाधाएं सामने आ सकती हैं। पहली इन्होंने बताई है दोषपूर्ण उद्देश्य, दूसरी इन्होंने बात की है संगठनात्मक अवरोध की, और तीसरी इन्होंने बाधा की बात की है भाषा अवरोध, और चौथा हो गया मानवीय संबंधी समस्या। ये जो है मैकफारलैंड के विचार थे, इन्होंने 4 बाधाओं के बारे में बताया है। अगले विद्वान हुए हैं कीथ डेविस ने 3 बाधाओं की बात कही है कि सूचना एवं संचार में 3 बाधाएं सामने आ सकती हैं। सबसे पहली इन्होंने बताई है भौतिक बाधा, दूसरी इन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक बाधा, और तीसरी बाधा की बात की है इन्होंने भाषा संबंधी बाधा। तो इतने प्रकार के विद्वानों ने बताया है कि ये अपने अपने अनुसार कि ये बाधाएं आ सकती हैं, और इन बाधाओं से निपटने के लिए हमें तैयार रहना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई बाधा आती है तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। संक्षेप में संचार की कुछ प्रमुख और भी बाधाएं तो विद्वानों के विचार हो गए, विद्वानों ने अपने अपने अनुसार बताई हैं कि कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं। अगली जो जनरल बाधाएं आती हैं, जो अमूमन देखी जाती हैं, जो लोगों द्वारा देखी गई हैं, वो कौन कौन सी बाधाएं हो सकती हैं। जैसे भाषा संबंधी बाधाएं एक आम बाधा हो गई है, एक आम जो है समस्या हो गई है लोगों की कि भाषा संबंधी। भाषा की समस्या संचार की सबसे महत्वपूर्ण बाधा मानी जाती है, जिसके बारे में कीथ डेविस ने भी भाषा संबंधी बताया है, और मैकफारलैंड ने भी भाषा संबंधी समस्या बताया है, थियो हैमन ने भी भाषा संबंधी समस्या बताया है। यानी कि भाषा संबंधी समस्या जो है वो एक कॉमन समस्या है। ठीक, भाषा के कारण संवाददाता द्वारा प्रेषित संवाद प्राप्तकर्ता को भली भांति समझने में कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देता है। इन कठिनाइयों को भाषा के कारण उत्पन्न बाधाएं कहा जाएगा। ये बाधाएं उस समय उत्पन्न होती हैं जब संवाददाता संवाद प्राप्तकर्ता की योग्यता की पूर्ण जानकारी किए बिना ही संवाद प्रेषण कर देता है, और संवाद में ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अपनी सुविधा, योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अर्थ लगाता है। एक ही शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण उनके अर्थ वाक्यानुसार अलग अलग हो जाते हैं। तो कितनी सबसे बड़ी समस्या हो गई यहाँ की, अर्थ तो कुछ और है, अब उसको पता ही नहीं है तो वो कुछ और अर्थ लगा लेता है, कुछ और तो उसको समझ लेता है जो उसके पास सूचना भेजी गई है उसका। तो सबसे मुख्य और सबसे बड़ी समस्या होती है भाषा संबंधी बाधा। सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन में जो सूचना कम्युनिकेशन है उसमें जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है। अगली हो जाती है संगठनात्मक संरचना। देखिए, संस्थाओं में संचार की प्रभावशीलता काफ़ी हद तक
उनकी संगठन संरचना पर निर्भर करती है। किसी संगठन संरचना में जितने अधिक स्तर होंगे उतनी ही अधिक बाधाएं संवाद को भेजने और समझने में उत्पन्न होंगी, क्योंकि संदेश